मैं फिर कह रहा था बार बार, जो आज का लॉन्ग है वो कल के लॉन्ग पे क्या करता है, डिपेंड करता है सारे का सारा। सेकंड लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट लॉन्ग आपके लिए भी और मेरे लिए भी, स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। याद रखो स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं, इसका एक सिनोनिम्स है। यहाँ पे एयर कॉलम्स आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अक्सर हमने देखा होगा नोड और एंटी नोड, आपने देखा होगा या स्टार देखा होगा, हम क्या करते हैं, एक उसको जब प्लग करते हैं उसकी एक वायर को, तो क्या कहते हैं, टूं करके आवाज़ आती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता नज़र आता है। तो ये उसी के बारे में, वो वाइब्रेट करती है, जितनी देर वाइब्रेट करती है वो उतने ज़्यादा क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह पार्टिकल्स, अगर एयर की मैं बात करूँ, लेट करो एयर के पार्टिकल किसी भी, लेट करो मेरे पास एक फ्लूट्स है जिसे बांसुरी बोलते हैं, जो बांसुरी है फ्लूट्स है। अब उसमें क्या होता है, एयर के पार्टिकल्स होते हैं अंदर, रेस्ट की हालत में होते हैं, यानी उनका नोड होता है, उनके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं होता। जब आप उसमें एयर या एक फोर्स, टेंशन की फोर्स उन पार्टिकल पे लगाते हो, तो वो बाहर से, अंदर से क्या आते हैं, वापस बाहर की तरफ आते हैं, तो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप यानी कोई एक बांसुरी टाइप है, ठीक हो गया। मैं जब इस पे फोर्स लगाता हूँ तो एयर पार्टिकल जो रेस्ट के हालत में होता है उस पर फोर्स लगती है, वो क्या करता है, वाइब्रेट होके एक वाल पे टकरा के क्या करता है, वापस आने की कोशिश करता है। तो ये जो उसकी वाइब्रेशंस होती हैं वो थोड़ा सा साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसा बांसुरी के अंदर देखा ना, बांसुरी के अंदर कोई नई साइंस तो नहीं ना होती, कुछ भी नहीं होता अंदर, सिर्फ आप एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस करवाते हो, वाइब्रेट करवाते हो, वो क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। इसी तरह स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, एयर कॉलम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। वो अक्सर प्लग करते हैं, हम करते हैं, तो जब प्लग करते हैं तो आवाज़ आती है टूं, जैसे मैं दूसरी प्लग करता हूँ फिर आवाज़ आती है, जब तीसरी प्लग करता हूँ तो एक फिर से क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस होता आपको नज़र आता है। तो इसी की बेस पे हमने देखना है कि कौन किसके अंदर ज़्यादा, अगर हम दोनों तरफ से ओपन रखें उस म्यूजिक और पाइप को, यानी उस इंस्ट्रूमेंट को, तो तब क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर एक तरफ से बंद और एक तरफ से ओपन रखें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यही है स्टेशनरी वेव एयर कॉलम। क्या है जो एयर कॉलम है, दरअसल ये आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, एक सुराख हो सकता है, एक सुराख हो सकता है या दो सुराख हो सकते हैं। ये आपको इस तरह की नज़र आएंगे, यहाँ तो इस तरह की नज़र आएगी, ओपन बोथ हैंड, दोनों हैंड से क्या है, ओपन, या ऐसी नज़र आएगी आपको, ओपन वन एंड एंड क्लोज अदर एंड्स, ओपन वन एंड्स एंड क्लोज बोथ एंड्स। क्लियर हो गया। ये दो तरह की आपको आज हम डिस्कशन करेंगे, जब ओपन होंगी दोनों साइड से और जब क्लोज होगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप देख लेना, आप लेट करो, जो बांसुरी है उसकी एक साइड क्लोज होती है, एक साइड ओपन होती है, दोनों साइडें ओपन करके देखो कि क्या प्रोड्यूस होगा, उसकी एक साइड क्लोज करके देख लो क्या प्रोड्यूस होगा। आई समझ, तो आपको पता चलेगा, फर्क आएगा, जो म्यूजिकल होगा उसमें फर्क आएगा। कितना फर्क आएगा वो देखना है, उसकी स्पीड में क्या फ़र्क आएगा, उसके नंबर वाइब्रेशंस में क्या फ़र्क आएगा, कम होगी ज़्यादा, किस में साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, जिसकी स्पीड नंबर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी वो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऐसी है। तो मैं वैसे शुरू होने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इन दोनों में से किसका ज़्यादा नंबर वाइब्रेशन मिलेंगे हमें। देखो साइंस भी है, हमारा दिमाग भी काम करता है, क्योंकि हम इसमें फिजिकल रह चुके हैं, इस चीज़ में हम फिजिकल रह चुके हैं। हाँ, क्योंकि हमें पता है
ठीक है, इसी तरह हमने देखा होगा कि हम जब वो एक पेपर्स को बनाते हैं और पेपर्स के अंदर एयर पार्टिकल्स को भेजते हैं तो हम नीचे से वो पेपर इस अंदाज में बनाते हैं कि नीचे से पूरा बंद होता है, वो पार्टिकल नीचे से टकरा के जब वापस ऊपर आते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पां की एक आवाज़ आती है, हमें नज़र आती है। ठीक हो गया। आवाज़ दोनों तरफ से आ सकती है, दोनों तरफ से ओपन हो तब भी आवाज़ हो सकती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ सकता है। क्लियर है क्या? तो एयर कॉलम के बारे में मैंने बता दिया, स्टेशनरी वेव का हमें पहले ही पता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया स्टेशनरी वेव कैन आल्सो भी प्रोड्यूस इन एयर कॉलम। स्टेशनरी वेव एयर कॉलम के अंदर स्टेशनरी वेव होती क्या, मैंने आपको पहले बता दिया, जिसकी एम्पलीट्यूड सेम होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है, लेकिन वो आपस में क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। उसकी एनर्जी पार्टिकल की मूवमेंट देखो ऐसे ही होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, ये पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड आएगा, लेकिन उसकी एनर्जी यहाँ से जाएगी नोड की तरफ और यहाँ से जाएगी नोड से एंटी नोड की तरफ। ये उसकी एनर्जी है जो ट्रांसफर है नोड की तरफ और नोड से सेम इधर ही होगा। पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहेगा। जब उसको मैं टेंशन की फोर्स लगाऊंगा उस पार्टिकल के ऊपर तो वो उसकी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर पार्टिकल देखो यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्योंकि ओपन है तो आपको ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र होती नज़र जाएगी। यहाँ से इसकी एनर्जी बाहर की तरफ जाती नज़र आएगी, यहाँ से इसकी एनर्जी बाहर की तरफ जाती ना, ये ओपन है यानी बाहर जा रही है, इधर से ओपन है तो इधर से बाहर जा रही है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक और केस देखो, यहाँ पे कितने हुए, दो एंटी नोड हुए, एक ये एंटी नोड हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ, नोड हुआ, और यहाँ क्या हुआ, दो कंजक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस क्या होता है, दो कंजक्टिव एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है, और दो एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, ये किसके दरमियान हुआ, नोड एंड नोड या एंटी नोड एंड, ये किसके दरमियान हुआ, नोड एंड एंटी नोड या एंटी नोड या नोड के दरमियान। अगर मैं इसको मैं रेज करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लूँ तो कितना आया, λ/4। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस लूँ तो ये कितना आएगा, क्लियर है? सेम सारी बात है, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सब कुछ सेम चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? कल वाला रिवाइज हो जाए, बस थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा, लेकिन है चीज़ सेम ही नज़र आएगी आपको। क्लियर है? बेस करो इसे थोड़ा सा। चलिए, ये तो थोड़ा सा कंसेप्ट था, बाकी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, मेरे हाथ से ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो, अगर मैं आगे चलूँ, मैंने वही रिफ्लेक्टिंग है और नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मैं आपको पहले बता दिया। उसकी एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्टेड होते हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ठीक है, नीचे वाले को रेज करता हूँ। पहला पॉइंट, इस डिस्टेंस को नोट कर लेना, ठीक है। पिछला लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। आसान है मुश्किल है वो आपकी सर दर्द है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है पिछला। खत्म हो गया, कितने करने हैं बच्चे हो, ज़्यादा 10 तो होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करो तो लिख दो अपने से देख के, हाँ तो अपने से थोड़ी हुआ चीटर।
इसको मैं चेक करता हूँ बाहर आके, इतनी गंदी राइटिंग है। ये तो अच्छा बच्चों, अब ये डायग्राम आपको कोई मुश्किल तो नहीं लग रही इस डायग्राम? अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, पाइप विद द बोथ एंड ओपन, जब दोनों एंड ओपन होंगे तो ये बिहेव करेगा, सेंटर वाला नोड बिहेव करेगा और एंड वाला क्या बिहेव करेगा, एंटी नोड। ये डायग्राम एक के अंदर यही है कि सेंटर वाला क्या है, नोड, और जो उसके एंड पॉइंट पे क्या है वो, ठीक है। तो यही लिखना है हमने, पाइप विद बोथ एंड्स ओपन एक्ट एज द प्रेजेंट मिड पॉइंट इज नोड एंड द एंड पॉइंट इज द एंटी नोड। क्लियर हो गया? इसके लिखने के बाद हमने छोटी सी बात लिख देनी है, वी नो दैट द कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो ये देखो, ये ए डायग्राम है, तो मैं यहाँ 4A के लिए हेडिंग दे देता हूँ। ठीक हो गया? कल भी एक से ज़्यादा डायग्राम थे हमारे पास, तो ए के लिए जब मैं हेडिंग दूंगा, जैसा मैं कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड करके कर लो, या इन दोनों का सम करके कर लो, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 का सम करके कर लो, दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। कुछ गाइड इतना इतना करके कर लेती है, फिर बाद में ऐड करवा देती है, तो आंसर आपका क्या बनता है। और मेरे पास L1 कितना आ गया, 2L। स्पीड फाइंड कर लो, स्पीड डायरेक्ट ही फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या हमें पता है, F1 फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल होती है, V बाय, फ्रिक्वेंसी 1 किसके इक्वल होगी, नहीं, V की वैल्यू नहीं पुट करा ना, एफ ऑफ रैम, लैम्डा की जगह 12 पुट कर दी। यही है, पहले देख लो अपने पीछे में भी यही आंसर है, V इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी 1। क्लियर हो गया? ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी भी कहलाती है, आपको पता है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहलाती है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है ना, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहलाती है, और इसे हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी भी बोला जाता है। अगली डायग्राम बना के अगली डायग्राम को एक्सप्लेन करें। अगली डायग्राम भी दोनों तरफ से मैं ओपन ही रखता हूँ, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्लियर हो गया? चलो मैं ऊपर वाली डायग्राम को रेज करता हूँ और मैं फिर बनाता हूँ। ठीक है, डायग्राम बी बनाता हूँ और इसको भी मैं रेज करता हूँ। सारी बातें पुरानी है बेटा, नहीं लिखी है, और थोड़ा सा टाइम दो मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायग्राम। इसमें जो होता है, डायग्राम बनानी बहुत मुश्किल है यार। ये मेरे पास डायग्राम बी आ गया। इसमें क्या है लिखना हमने, द बिटवीन बी डायग्राम में क्या होगा, दो एंटी नोड होंगे, दो नोड्स होंगे, और एंटी नोड एंड्स पॉइंट पे होंगे, और नोड क्या होंगे, बिटवीन पॉइंट या मिड पॉइंट पे होंगे। ये भी नोड, ये भी नोड, ये भी एंटी नोड, और ये भी एंटी नोड। ये डायग्राम मेरे पास आ गई 4B। क्या आ गई, 4B। अब 4B का टोटल डिस्टेंस निकाल देते हैं, डायरेक्ट पूरा डिस्टेंस लिख लेता हूँ ना मैं। ठीक हो गया? इसके दरमियान लैम्डा बाय 4,
मैं लिख लूँ इधर प्लस, इसके दरमियान नोड टू नोड λ/2। ये चीज़ जिसको याद होगी ना, समझ लो उसको ये फिजिक्स के ये चैप्टर ही याद हो गया अच्छे से। यहाँ से इसका एलसीएम लो तो क्या निकलेगा आंसर, 3λ/4 या 5λ/4 या 2λ/4 या सिर्फ लैम्डा। अब इतना दिमाग बेटा हमने खुद लगाना है, इतनी मैथ तो लगानी चाहिए, ऐसे ही है ना। लगा लोगे, एलसीएम ले लोगे। मैंने एलसीएम लिया तो मेरा लैम्डा आ गया, लैम्डा। आप लोगे तो आपका क्या आएगा ये आपने देखना है। क्या आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा। चलो मैं लैम्डा को इग्नोर करता हूँ और मैं लेके देखता हूँ, आप भी लो जो ले रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आई समझ, लैम्डा ही है आपका भी। चलो जी, लैम्डा आ गया। यहाँ पे मैं लिख दूँ कंसेक्टिव द डिस्टेंस बिटवीन दिस डायग्राम ऑफ बी, तो क्या आ गया मेरे पास, L इज इक्वल टू λ/2। डायग्राम बी है तो मैं इसको 2 कह देता हूँ। F1 मेरे पास क्या आ जाएगा, F2 मेरे पास क्या आ जाएगा, V/λ2। F2 मेरे पास क्या आ गया, V/L। और यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करना है, L को मुझे पता है 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, तो मैं यही कर लेता हूँ। तो λ2 किसके इक्वल आ गया, 2L/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 2V/2L। तो यहाँ पे मेरे पास F2 किसके इक्वल आ गया, 2F1। कल भी यही चीज़ें की थी हमने, कल मैंने यहाँ की बजाय यहाँ कर दिया था, इस बार पहले ही कर दिया कि λ2 किसके इक्वल आ गया, 2L/2 के इक्वल आ गया। तो आगे मेरे पास F2 2F1 के इक्वल आ गया। और इसी तरह nth टाइप तक जा सकता हूँ मैं, लेकिन बुक ने 3 फाइंड की, हमने 3 फाइंड करनी ही करनी है। जो बुक ने किया वो हमने करना ही करना, हम अपनी मर्जी से। 4 फाइंड करनी है वो आपकी मर्जी, कम नहीं कर सकते। आई समझ। उसके बाद देखो मैं इस डायग्राम को फिर रेज करता हूँ, इसी में एडिशन कर देता हूँ। इसमें क्या, इसमें एक और नोड आ जाएगा बस। आ तो गया एक और नोड आ गया ना, ये डायग्राम होगी। क्लियर हो गया, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटायर नोड भी बोलते हैं इसे। अब इसमें कितना एडिशन हुआ है, ये चीज़ ये आ गई, ये आ गई, यहाँ पे λ/2 और यहाँ पे क्या आ गया, λ/4 आ गया। अब इनका सम लेके बताओ मुझे 4C के लिए, इसको मैं इसका सम लेके बताऊँ। और इसी तरह nth तक चले जाएगी, ठीक है। और nth का मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा 4nth के लिए। बताओ जल्दी, है नहीं, λ/2 नहीं आ सकता, 3λ/2 आएगा। तो 4C के लिए लेंथ क्या बनी, इनका सम ले लो ना, क्या पता गलत हो, मैंने वैसे भी लगा दिया हो। तो जमा 2, हाँ 3λ/2 ये आ रहा है, 4C 3λ/2 और ये L मेरे पास क्या आ गया, 3λ3/2। तो मेरे पास λ3 किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 2L/3 के। F मेरे पास 3 किसके इक्वल आ जाएगी, V/λ3 के। F3 किसके इक्वल आ गई मेरे पास, V/2L3 के। तो F3 मेरे पास किसके इक्वल आ गई, 3F
1 के। तो इसी तरह अगर nth तक जाना है तो यहाँ पे देखो मैं इसको n तक भी ले जाता हूँ, सेम वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं ना आ रही, सिर्फ वो एडिशन हो रही है, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, कल में इतनी एडिशंस नहीं थी। तो यहाँ पे जब मैं करूँगा तो फॉर nth के लिए ए बी सी की बजाय मैं क्या करूँगा, फॉर nth वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे हमने डिसाइड कर लो, वहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे क्या हुई 3। तो यहाँ पे जो nth की वैल्यू है 1 2 3 एक सीक्वेंस से चल रही थी। बस ये आपका एमसीक्यूज बनेगा जब मैं इसका क्लोज करवाऊंगा, ये एमसीक्यूज बनता है जब मैं इसका क्या करवाऊंगा, क्लोज करवाऊंगा। किसी को एंड की ना समझ आई हो, इस पूरे की ना समझ आई हो किसी को, वो पूछ ले। किसी को इसकी ना समझ आई हो, आगे समझ हमार पक्का आ गई समझ। चलो अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिसको ये तो कल वाला ही था ना, तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज नहीं करना, यही चीज़ें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और हमने फाइंड करना है क्या, वेवलेंथ फाइंड करनी है। इसकी भी एबीसी पार्ट लेता हूँ। अब मैं क्या लूँगा, वन एंड एंड अदर क्लोज, वन एंड ओपन एंड अदर क्लोज। तो ये लो, ये ले लेते, क्लियर हो गया या नहीं। इसका एक नोड बनता है इसके क्लोज पॉइंट पे और एक एंटायर नोड बनता है इसके ओपन पॉइंट पे। क्लियर हो गया। इसका पहला नोड बनता है एंड पॉइंट पे और एक एंटायर बॉन्ड बनता है ओपन पॉइंट पे। पढ़ी हुई है ना हमने फिजिक्स फर्स्ट ईयर की। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, और यहाँ पे इसका निकाल लूँ फॉर ए के लिए, फॉर इसका भी ए बी सी डी कर लेते। इसका फॉर ए जब मैं लूँगा तो क्या आएगा, एल इज इक्वल टू लैम्डा 1/4, फोर एल इज इक्वल टू लैम्डा 1। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 किसके इक्वल है, वी ओवर लैम्डा 1। इसकी फ्रिक्वेंसी 1 किसके इक्वल आ जाएगी, वी बाय 4L। अब 4L नहीं चाहिए ना, यहाँ तक समझ आ गई। वी बाय, यहाँ पे पहले 12 सेटिस्फाई कर रहे थे, अब हमने क्या सेटिस्फाई करना है, 4L सेटिस्फाई करना है। समझ आई यहाँ तक या नहीं। अगला देखो, ये इसका ए हो गया, मैं इधर नीचे ही कर लेता हूँ 4B, 4B की डायग्राम बना के, कुछ नहीं डायग्राम यही रहेगी। ठीक हो गया, और ज़्यादा नहीं हो गया, डायग्राम थोड़ी सी छोटी हो फिर शायद परफेक्ट बन जाए। ये एक इसका एंड पॉइंट पे एक नोड बनेगा, और ओपन पे एक एंटायर। ओपन पे कभी भी ये नोड नहीं बन सकता, जहां पे ओपन होगा वो एक एंटायर नोड बनेगा। तो इसका एल निकाल के बताओ मुझे जल्दी जल्दी। क्या नहीं, λ/2 नहीं आ सकता, λ/2 इतना, λ/4 तो कितना आ गया, तुक्के लगाते रहा करो मेरे सामने। ये कितना बना λ/2, ये कितना बना, इसका सम लो 3λ/4। इसका निकालता हूँ 4B के लिए, तो एल निकाला सबसे पहले, फिर मैंने इसका निकाला फिर इसकी फ्रिक्वेंसी निकाली,
फिर मैंने क्या निकाला इसका, और यहाँ पे F2 किसके इक्वल आ गया। यहाँ पे देखा क्या हो रहा है, पहले F2 के साथ आता था 2F1, F3 के साथ आता था 3F1, और F1 के साथ आता था 1F1। यहाँ पे क्या हो रहा है, F1 के साथ 1F1, F2 के साथ 3F1, तो 3 F3 के साथ क्या आना है, हाँ अब ये देखना कि वाकई 5 ही आएगा। ये होता है सीक्वेंस, समझ आया, एलसीएम नहीं लेना आता। ये देखो 1/4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम क्या बनेगा 4, 1 प्लस 2, एलसीएम मैथ का पीरियड लो, चलो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूँ बेटा, मैं हूं ना। हर चीज रटी हुई है मैंने, आपको भी रटवा देनी है, आई होप के नजर आएगा। ये क्या 1/4, ये क्या है एलसीएम का पहला रूल, डिनोमिनेटर एक ही टेबल पे जा रहे हैं, पहला रूल जा रहे हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एक एज अ सिंगल डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया। जो ऊपर नोमिनेटर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई और समथिंग क्वेश्चन मार्क प्लस, जो 2 के ऊपर होगा उसके साथ और साथ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग ने फिल करना है, ये तो सारा मैंने देख के लिखा था ना, अब ये क्वेश्चन मार्क आपका ब्रेन है। जो 1 का डिनोमिनेटर था, जो यानी टर्म 1 का, जिसे टर्म 1 बोल सकता हूं मैं मैथ में, जो टर्म 1 का डिनोमिनेटर था इसके साथ कट रहा है, कट रहा है 4 4 से कट रहा है, तो कट के क्या आंसर आएगा। अब 2 का डिनोमिनेटर, जो इस टर्म का डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से कट रहा है, कट रहा है, कितने टाइम कट रहा है 2 टाइम्स, वो इधर आ जाएगा। तो 1 प्लस 2/4 तो क्या बनेगा। अब कोई भी एलसीएम हो, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल ये कर दूं 1/6 प्लस 1/2, तो इसका एलसीएम एक ही टेबल पे 6 है, तो 1 प्लस 3। क्या ठीक है, याद नहीं ना किया अभी, चलो इसको बाद में याद रखना, कि याद भी करना है कभी हमने इसको, अगला काम करो जो भी, लेकिन करना तो है ना हमने, याद डेली करके रखना है ना जल्दी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई, इसकी भी समझ आ गई। अब इसका एक और इंटाई नोड, अंटाई नोड जितने मर्जी बना लो, इसका हमेशा एक इंटाई नोड है, और ओपन के 2 इंटाई नोड थे। नोड्स बहुत ज्यादा थे लेकिन इंटाई नोड 2 से ज्यादा नहीं बन सकते, और इसके इंटाई नोड 1 से ज्यादा नहीं बन सकते, इसका इंटायर नोड 1 से ज्यादा नहीं बन सकता। 4C तो फिर 4 nth कर लेंगे, ठीक है, आपकी बुक में भी 3 दफा गया, तो वो लेंथ ही इतनी दफा गया, यही समझ आ गई थी हमें कि हमारा अगला क्या बनेगा, F3 5F1 बनेगा। तो चलो इसका एलसीएम भी ले लेंगे, अब इसका एलसीएम भी लेना सीख लेंगे हम। चलो जी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ/2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस λ/4। तो यहाँ पे L कितना आ जाएगा मेरे पास, देखना अब ये है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एक ही टेबल पे आ रहे हैं 4, अगर एक ही टेबल पे नहीं आता तो एलसीएम का सेकंड रूल लगता है। अभी तो एक ही टेबल पे आ रहे हैं तो पहले ही रूल, 4 1 से 4 से कटा 1 ही आ गया, 2 2 से कटा प्लस 2, तो ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया 5 λ/4, जो हमने सोचा था वो इधर हो गया। चलो आ जाए 4C के लिए, L मेरे पास क्या है 5 λ3/4, और λ3 किसके इक्वल आ गया 4L/5, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है तो किसके इक्वल आ जाएगी V/λ3 की आ जाएगी, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 3 है तो किसके इक्वल आ जाएगी 5V/4L, तो यानी F3 आ गई 5F1 की इक्वल आ गई। इधर 4N के लिए कर लेते हैं, 4N के लिए क्या बनेगा, Fn इज इक्वल टू NF1, लेकिन यहाँ पे N की वैल्यू क्या कंसिडर होगी, यहाँ पे N की वैल्यू क्या कंसिडर होगी 1,
ये बेटा आज का आपका लॉन्ग था, ये होप कि आपको समझ आया होगा। क्लियर?